In today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 14. The name of the chapter is statistics. तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ या बेसिक कंसेप्ट की बात करता हूँ तो आप ये समझो कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। क्लास 9 के लेवल पर अगर मैं बात करूँ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 9 के लेवल पर अगर मैं बात करूँ सिर्फ आप इतना समझो कि स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ये है क्या, बेसिकली आप ये देखो कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो एक डाटा को अरेंज करने की स्टडी है। अब डाटा को कैसे अरेंज किया जाता है, पहले हम कलेक्ट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि आप ये देखना चाहते हो कि कितने बच्चे जो है उनको मैथ्स पसंद है, कितने बच्चे जो आगे हायर स्टडी जो है वो मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, मैथ्स के साथ करना चाहते हैं। तो आप इसको लेके क्या करोगे, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप कौन से स्टूडेंट के पास, जो मान लो 12th क्लास में पढ़ते हैं या 10th क्लास में, चलो 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे जो आगे जाके जब स्ट्रीम डिसाइड करेंगे तो विद मैथमेटिक्स जो होगा उनका मेन सब्जेक्ट हो, ये हमने डिसाइड किया कि हम ये चीजें कलेक्ट करें। तो आपने क्या शुरू किया, कलेक्शन शुरू किया, हमने स्टूडेंट्स के पास जाना शुरू किया और उनसे पूछना शुरू किया, तो उसको कहते हैं कलेक्शन। ये चीज समझ में आ गई। फिर उसको हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। नहीं, आपने कभी एक से पूछा, दो से पूछा, किसी का रिप्लाई जो होगा आपको ऑथेंटिक लगे, किसी का रिप्लाई जो होगा इतना अच्छा नहीं होगा, तो सबकी इन्फॉर्मेशन तो डालोगे नहीं। जब फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करके क्या कंक्लूजन आ रहा है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि भाई से क्या कंक्लूजन निकलता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मैथ्स आगे पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या बॉयज और गर्ल्स में मैथ्स में किसका ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह से कुछ भी जो ये जो सर्वे करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जब के थ्रू होता क्या, भाई डाटा तैयार करते हैं। और डाटा को प्रिपेयर करने के कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, एनालिसिस। और फोर्थ स्टेप क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। अब हम ये समझते हैं कि डाटा का मतलब क्या होता है, कि डाटा होता क्या है। अगर मैं डाटा की बात करता हूँ तो डाटा का मतलब होता है द फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकली और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। ऐसी फैक्ट्स और फिगर जिसको हम न्यूमेरिकली क्या करते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स को वो चीज पसंद है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डाटा। यानी कि जो भी आप सर्वे कर रहे हो या जो भी आपका पर्पस है, उसकी जो प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हो, आप समझो कि वो प्रेजेंटेशन जो होती है वो एक डाटा हो। सारा जो भी हम बनाते हैं वो क्या होता है, डाटा। अब डाटा को मैंने क्या कहा कि कलेक्ट किया जाता है। अब डाटा को कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा नाम से पता चल रहा है, जब आप डाटा कलेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेते हो वो ओरिजिनल सोर्सेज से लेते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि भाई बॉयज और गर्ल्स में से जो डेली में जो स्टूडेंट्स हैं, जो डेली में स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम इंफॉर्मेशन के लिए जाएंगे इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या होगा कि हम खुद जाएंगे स्टूडेंट्स के पास और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये तो हो गया प्राइमरी डाटा। दूसरा है कि हम खुद स्टूडेंट के पास जाएंगे और बाकी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को उससे पूछ लेंगे। जैसे मान लो एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, मैं 4 और 5 स्टूडेंट के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में क्या इंटरेस्टेड है, जो आगे जाके मैथ्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ने कहा कि भाई बॉयज तो ज्यादातर जो मैथ्स लेने में इंटरेस्टेड है, गर्ल्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, क्या मैंने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ली, मैंने किसी एक से पूछा और उसी से सारी इन्फॉर्मेशन ली। या मान लो किसी चीज पर आप डाटा बना रहे हो, डाटा को, उस डाटा की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपने किसी बुक का यूज किया, बुक से आपने इन्फॉर्मेशन ली और एज इट इज आपने लिखी। जैसे अब आपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, वो सेकेंडरी डाटा होता है, किसी ने किसी बुक से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हो और अपना आपको बोलिए कितना महान समझता है, कितना बड़ा काम करके आए, बुक उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर कहते सर आपको 2 दिन 3 दिन मतलब प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रहा था, तैयार कर। वो होता है सेकेंडरी डाटा। समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है आपका, प्राइमरी डाटा इज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी फर्स्ट हैंड, ये फर्स्ट हैंड है, एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सप्लिसिट यूजर पर्पस। जब हम ओरिजिनल सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी नाम से पता चल रहा है, सेकंड सोर्स। डाटा कलेक्टेड बाय एनी थर्ड पार्टी फॉर अ डिफरेंट पर्पस अदर देन द यूजर इज नोन एज सेकेंडरी डाटा।
समझ में आ गया? ठीक है। अब ये होता है कि डाटा को जो प्रेजेंट करने का जो वे होता है वो क्या क्या होता है। देखो, डाटा को जब हम प्रेजेंट करते हैं उसमें सबसे पहला जो मेथड होता है, आफ्टर कलेक्टिंग डाटा इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट इट इन ए मीनिंगफुल मैनर। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है आपका वो आप सीखोगे। जो आज की जो हम एक्सरसाइज करेंगे 14.2, उसमें हम यही सीखेंगे डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। डिपेंड करता है कि जो डाटा आपको प्रेजेंट करना है वो कितना बड़ा है। जैसे कि मान लो डाटा जब हम प्रेजेंट करते हैं, देयर आर मैनी वेज टू प्रेजेंट द डाटा। सबसे पहले इसमें आता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में सबसे पहले आता है रो डाटा। रो डाटा का मतलब ये हुआ जैसी इंफॉर्मेशन आपने ली उसको एज इट इज आगे प्रेजेंट कर। जैसे कि मान लो एक क्लास में मैंने 10 बच्चों के नंबर पूछे, किसी ने कहा कि मेरे 100 में से 80 आए हैं, किसी ने कहा 50 आए, किसी ने कहा 60 आए हैं। 50 60 जो भी बोला था वो मैंने एज इट इज आगे प्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, रो डाटा। समझ में आ रहा है? If there is no change in the data and it is in the same form as it is collected, then it is said to be a raw data. Then it is said to be a raw data. For example, marks obtained by 10 students in a Sanskrit test. जो भी उनके मार्क्स आए वो आपने एज इट इज प्रेजेंट कर दिया, इसमें कोई चेंजेस तो किया नहीं। तो इसको कहते हैं रो डाटा। रो डाटा का मतलब जैसी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया वो एज इट इज आपने प्रेजेंट कर दी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इसी पर बेस्ड आपका एग्जाम्पल वन है, देखो। Consider the marks obtained by 10 students in a mathematics test as given below. तो किसी एक स्टूडेंट के 55 मार्क्स आए, एक के 36 आए, एक के 95 आए, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। तो दिस डाटा, द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रो डाटा। रो डाटा समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? कि जैसे इंफॉर्मेशन आपने ली है एज इट इज आगे आपने इसको क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज रेंज। अब रेंज क्या होता है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब यही होता है ना कि एक पॉइंट से लेके, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, यही तो रेंज होती है। यही होती है ना रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ डाटा इज कॉल्ड रेंज। जैसे अगर मुझे यहाँ पर रेंज निकालनी है तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, कहने से था 95। तो हाईएस्ट वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 95। और लोवेस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है इसमें, 25। तो ये हो गया 25। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का सिंबल ले लो आप आर। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 95, लोवेस्ट कितनी है 25। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7। तो ये रेंज होगी। रेंज भी समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। अब जैसे ये तो डाटा देखो सिंपल था, तो रो डाटा आपको समझ में आ गया। छोटा मोटा डाटा हुआ तो एज इट इज उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दोस केसेस जिसमें जो डाटा होता है आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो भाई अगर मान लो ये तो 10 स्टूडेंट, अब ये 100 स्टूडेंट के मार्क्स होते तो आप ऐसे लिखोगे 100 स्टूडेंट्स। 100 हो सकते हैं, 1000 स्टूडेंट्स के हो सकते हैं मान, तो 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे लिख के दिखाओ, नहीं लिखोगे ना। तो उन केसेस में क्या होता है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का भी होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्ज देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द टेबुलर। अब डाटा जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है तो नेक्स्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स कम्स इन द टेबल। जैसे कि मैंने कहा आपको कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो 10 आए हैं, तो आपने कहा 60 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 25 कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए, आउट ऑफ 25 कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो 12 आए हैं, आपने कहा 85। अब सोचो 60 स्टूडेंट के मार्क्स में 10 टाइम्स लिखूंगा, कोई लॉजिक बन रहा है इस चीज का? ये ज्यादा आपका लॉजिकल दिखाई दे रहा है, तो सीधा मैंने बता दिया। अब कितने स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस चीज का आंसर देती है, हाउ मेनी टाइम्स। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी का आंसर देती है आपको हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स कम्स इन द टेबल, दैट इज फ्रीक्वेंसी। दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब डाटा अगर इससे भी ज्यादा बड़ा होता है, डाटा अब इससे भी ज्यादा बड़ा होता है, तो फिर हमारी प्रेजेंटेशन में हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप डाटा। किसका यूज करते हैं, ग्रुप डाटा का। टू प्रेजेंट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइटम, बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है, वी यूज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वी यूज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि मान लो अब ये कहा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स 20 और 30 के बीच में आए हैं। अभी तो मैंने ये कहा कितने स्टूडेंट के मार्क्स एग्जैक्टली 10 आए हैं। अब हम क्या करें, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 20 और 30 के बीच में आए हैं। तो इसमें देखो कैसे होता है, मान लो आपने कहा कि 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 5 स्टूडेंट को कैसे प्रेजेंट करोगे, 1
2 3 4 और ऐसे क्रॉस कर दोगे, ये पूरा एक सेट जो रिप्रेजेंट करता है 5 स्टूडेंट्स को करेगा। और 7 होंगे तो इसके आगे 2 और लाइंस लगा दो, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। ये समझ में आ रहा है? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। फिर आपने कहा कितने स्टूडेंट के मार्क्स 30 और 40 के बीच में आए, आपने कहा 8। अब 8 को कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 5 देन 3 मोर लाइन 6 7 8। इट मींस मैं सिर्फ इसको देख के ही बता सकता हूँ कितने स्टूडेंट थे। मुझे पता ये 5 है और ये 4 है तो क्या हो गया 9। ये 5 और ये 5 है तो क्या हो गया 10। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। इसमें अगर मैं लिखा हूँ 20 और 230 तो ये 20 वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ये इस इंटरवल की क्या है? लोअर लिमिट है। और 30 वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। ये समझ में आ गया? ठीक है। क्लास इंटरवल क्या होता है? द ग्रुप यूज्ड टू क्लासिफाई द डाटा इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल, लाइक 20 to 30 30 to 40। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है? अपर लिमिट इन ईच क्लास इंटरवल द ग्रेटेस्ट नंबर इज द अपर क्लास लिमिट, जैसे कि यहाँ पे 30 यहाँ पे 40। और लोअर लिमिट क्या होता है? इन ईच क्लास इंटरवल द स्मॉलेस्ट नंबर इज द लोअर क्लास लिमिट। जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये आपकी लोअर क्लास लिमिट होती है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है? क्या क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इस क्लास का साइज क्या, तो आप क्या कहोगे? 30 माइनस 20, यू विल से 10। अब मानो यही इंटरवल होता है 0 to 5 5 to 10। फिर मैं पूछता ये जो क्लास इंटरवल है इनका क्लास साइज क्या है, तो आप कहते हैं 5। कैसे? अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 5 माइनस 0 क्या हो गया आपका 5। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। ऐसे इस केस में वो क्या होगा 10। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। तो ये तो था आपका कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 के बाद मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके 100 में से कितने मार्क्स आए ये आपको दिया है। 30 स्टूडेंट के 100 में से किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 36 आए, इस तरह से। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो किस तरह से प्रेजेंट करोगे? तो आपने क्या कहा, देखो जो भी मार्क्स गिवन है, आपने कहा कितने स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? तो जितने भी मार्क्स गिवन है मैंने वो लिखे, 10 20 36 जो भी नंबर गिवन है मैंने सारे के सारे लिख दिए। समझ में आ गया? ठीक है। फिर आपने देखा कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 10 आए, 1। और कोई है 10 वाला? देखो 1, तो आपने कहा 1, लिखा 1। तो कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए तो वो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी हो, वो क्या था? फिर आपने कहा कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 20 आए हैं, तो फिर आपने देखा डाटा को, तो 20 भी कितने स्टूडेंट्स के आए? आई थिंक 1 के ही आए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर हमने देखा कितने स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 36 है। 36 पर आ जाओ। तो 36 पे आपने देखा 1 2 एंड 3, तो वहां पे क्या लिखोगे? 3। दिस इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग। अब इसको रॉ फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दिस इज द, ये क्या है? ये आपने जो डाटा कलेक्ट किया, लेकिन इस डाटा को आपने रॉ फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा डाटा होता है रॉ फॉर्म। तो आपने इसको कैसे प्रेजेंट किया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू प्रेजेंट। किसके थ्रू प्रेजेंट किया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब ये कैसे, ये किस तरह का टेबल था? क्या आपने इसमें ग्रुप बनाए, इसमें आपने इंटरवल्स वगैरह बनाए? नहीं बनाए ना, तो इसको क्या कहेंगे? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इस तरह के टेबल को कहा जाता है सिंपली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चले हम आगे। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्या है यहाँ पर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से काम चल जाएगा? क्या यहाँ पे मैं एक एक नंबर लिख के टेबल बना सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर जाना होगा। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन पर बेस्ड होता है, या फिर आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, या रॉ डाटा के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर जाना है, वो क्वेश्चन जो आपका डाटा है उससे डिसाइड किया जाए। अब ये देखो, ये तो बहुत बड़ा है। इसमें क्या है? 100 प्लांट्स आर ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स। 100 स्कूल्स पे 100 प्लांट्स को प्लांट किया गया। ठीक है। ड्यूरिंग वन महोत्सव आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज।
ठीक है। तो किसी एक स्कूल में कितने प्लांट सर्वाइव कर गए? 95। हर स्कूल में 100 प्लांट्स प्लांट हुए थे, लेकिन हर स्कूल में 100 प्लांट सर्वाइव नहीं किया। एक महीने के बाद देखा गया किसी एक स्कूल में तो 95 प्लांट सर्वाइव कर, दूसरे स्कूल में 67 प्लांट सर्वाइव कर, थर्ड स्कूल में 28 प्लांट सर्वाइव कर। ऐसे ऐसे ये 100 स्कूल्स का डाटा आपने कलेक्ट कर, ये तो हो गया डाटा। अब इसको प्रेजेंटेशन में कैसे जाऊंगा? क्या रो डाटा सही रहेगा? नहीं रहेगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका यूज करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है देन वी यूज ग्रुप, इसमें हम इंटरवल बना। अब इस इंटरवल में देखो आप क्या दिखा रहे हो, इसमें आप ये दिखा रहे हो कि कितने स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि 20 से लेके 29 के बीच में प्लांट सर्वाइव कर। 20 से लेके, यानी कि 20 इंक्लूडेड है और 29 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 29 आपको पता वो यहाँ आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है तो नहीं आए, तो 29 इसमें इंक्लूडेड है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर ये ऐसा होता 20 to 29, फिर 29 से ही आगे स्टार्ट होता तो ये इंक्लूसिव सीरीज होते। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो इसमें जो अपर लिमिट है आपकी ये इंक्लूडेड रहेगी। तो इसमें आप ये कह रहे हो कि 20 से लेके 29 तक। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल की वो डिफरेंट है। तो इसमें 20 भी इंक्लूडेड है, 29 भी इंक्लूडेड। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं 20 से 29 के बीच में। अब आपने देखो जो टेबल था ना, पहले वो टेबल बना लिया। अब वो करने का वे क्या होता है? पहले आपने देखा कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है। जब आप टेबल बनाते हैं तो देखते क्या? देखो सबसे मिनिमम वैल्यू आप देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है। अभी तक मुझे क्या इस लाइन में क्या दिखाई दे रही है? 28। इस लाइन में क्या दिखाई दे रही है मिनिमम वैल्यू? 28 से नीचे तो नहीं है ना? ये 28 से नीचे है कोई वैल्यू? 28 से नीचे, 28 से नीचे, 28 से नीचे यहाँ भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है आपकी कोई। 23 ये आ गया। चलो मैंने देखा मिनिमम वैल्यू 23, 23 से नीचे कोई वैल्यू, 23 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 23। समझ में आ रहा है? और मैक्सिमम वैल्यू 95 से ऊपर कोई दिखाई दे रही है? 95 हाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है आपकी कोई 95। तो मोटा मोटा ये मान के चलो मिनिमम वैल्यू 23 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी? 95। ये 98, 98 मैक्सिमम वैल्यू। तो उस पूरे डाटा में मुझे मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई? 23 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई? 98। इसमें समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया? ग्रुपिंग करना शुरू किया। तो जब आपने इंटरवल्स बनाए तो किस तरह से बनाए आपने? कितने कितने का गैप लिया मैंने? 9 9, 20 से 29, 30 से 39। मुझे पता मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 98। तो लास्ट वाला जो हमने 90 से 99। समझ में आया कैसे किया गया? अब आप ये भी कह सकते हो सर 1 to 10 क्यों नहीं लिया? भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 23, मुझे उसको कवर करना है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 98, जो उसको कवर करना है। तो इंटरवल ऐसे बनाने की ये और ये वैल्यू कवर हो जाए, बाकी तो इसके बीच में आ ही जाएगी। तो इंटरवल कैसे बनाए समझ में आ गया? तो हमने इंटरवल बनाया 20 से 29, 30 से 30। हमने ये डिसाइड किया कि हम 99 वैल्यूज का, डिजिट्स का इंटरवल बनाएंगे। ये क्लियर हो गया? अब देखो करना कैसे होता है। अब आप एक एक करके वैल्यू देखते जाओ। आपने फर्स्ट वैल्यू देखी कितनी है आपकी? 95। तो 95 आप सीधा देखो किस इंटरवल में जाएगी? लास्ट वाले में जाएगी। तो आपने यहाँ पर लिखा 95, तो इस इंटरवल में जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप एक एक वैल्यू को देखते जाओगे और जिस इंटरवल में जाएगी उसमें उसको लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं इसको आपको ये देखो, अब देखो आप आपने क्या किया? जब एग्जैक्टली एक क्वेश्चन को हम करते हैं तो किस तरह से करते थे। अब आपको क्या करना है?
आप बस डिजिट देखते जाओगे और उसको यहाँ पर रखते जाओगे। जैसे कि आपने देखा 95, तो मैं लिखूं उसको यहाँ पे। फिर आपने देखा 67, 67 किस इंटरवल में जाएगी, इसमें जाएगी, तो आपने इसके आगे लिखा। ये क्लियर हो गया। फिर आपने देखा 28, 28 को यहाँ लिखोगे, एक डिजिट यहाँ लगा दी। फिर आपने देखा 32, 32 कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा, यहाँ आपने एक डिजिट लगा, एक लाइन क्रॉस, एक टैली मार्क शो कर दिया। फिर आ गया 65, 65 कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। फिर आ गया 65, फिर मैं यहाँ लिखूँ। फिर आ गया 69, 69 भी कहाँ आएगा, यही आएगा, क्योंकि इसमें जो अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड है। फिर आ गया 33, 33 यहाँ आएगा आपका। फिर आ गया 98, 98 यहाँ आएगा आपका। फिर आ गया 96, 96 भी यहाँ आएगा आपका। फिर 76, 76 किस इंटरवल में जाएगा, 70 टू 79 वाले। 42 किस इंटरवल में जाएगा, 40 टू 49 वाले में जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। इतना बड़ा बड़ा तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, पर एक प्रैक्टिस के तौर पे समझ में आ रहा है। अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा आपको आइडिया और मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। तो डिपेंड ऑन द डाटा। सबसे अगर बहुत छोटा डाटा तो हम क्या करेंगे, रो डाटा बनाएंगे, एज इट इज प्रेजेंट कर देंगे। उससे बड़ा है तो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ जाएंगे। और बहुत ही ज्यादा बड़ा है देन वी यूज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है बात। जैसे कि देखो एक ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट केस होता है। आपको टेबल की बने, ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कितने स्टूडेंट का जो वेट है 31 से 35 के बीच में। अगेन ये क्या आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। ये क्या आपका 36 टू 40 है आपका, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सडनली अगर मान लो इसमें क्या कहा जा रहा है, नाउ इफ टू न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट 35.5 kg और 40.5 kg, मानो दो नए बच्चे आ जाते हैं, तो क्या उनको इस डाटा में एडजस्ट कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। 35.5 किस में रखूं बताओ, ये 35 है, ये 36 है, मैं कहूंगा यहाँ आएगा, तो आप कहोगे ये तो 36 से स्टार्टेड है, यहाँ पर आप 35.5 कैसे कर सकते हो। और अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा, तो आप कहोगे ये तो 35 तक की है, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केसेस में फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसको कंटिन्यू सीरीज में लेके जाना है। कंटिन्यू सीरीज का मतलब जो आपकी अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट है उसको इक्वल करना। समझ में आ रहा है, जो आपकी अपर लिमिट है और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट होगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ 35 है तो यहाँ 35। अब ऑलरेडी जो गिवन लिमिट होती है, गिवन इंटरवल्स होते हैं, उनको कंटिन्यूअस में, जैसे ये तो कंटिन्यूअस में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, अनकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। भाई ये कंटिन्यूटी में नहीं है 35, मगर जो अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है। तब आप कैसे कनेक्ट करते हो, उसका मेथड होता है। उसका मेथड ये होता है, आपको क्या करना होता है, आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लें। जैसे सबसे पहला ले, फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है आपका 31 टू 35 ले लिया, और उसके आगे वाला क्लास इंटरवल क्या है 36 टू 40। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है आपका 31 टू 35, यही है। और सेकंड क्लास इंटरवल क्या, हमने दो क्लास इंटरवल ले लिए, फर्स्ट और सेकंड। कितना समझ में आ गया क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो आपका ये सेकंड क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 36 है। देखो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट लोगे और सेकंड वाले की लोअर लिमिट लोगे, क्योंकि आपको इन दोनों को ही कनेक्ट करना है। पहले इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लोअर लिमिट ले लिया आपने सेकंड वाले की। सेकंड वाले की जो सेकंड वाले की जो लोअर लिमिट है वो आपकी क्या है 36। और फर्स्ट वाले की क्या लोगे आप, अपर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट को लोअर लिमिट से कनेक्ट करना, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की क्या लोगे, अपर लिमिट। सेकंड वाले की क्या लोगे, लोअर लिमिट। इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या है, 36 और 35 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। कि मैं समझ में आ गई। फिर जो भी वो डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ, क्या आएगा, जो भी वो डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ कर दो, कितना आ रहा है 0.5। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपकी जैसे ये 0.5 वैल्यू है, जब आपको क्या करना है, हर इंटरवल में से आपको 0.5 लोअर लिमिट में से तो 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। हर इंटरवल में यही करना है। फिर से देखो, लोअर लिमिट में से क्या करना है 0.5 माइनस, अपर लिमिट में क्या करना है 0.5 प्लस। हर इंटरवल में यही कर। 31 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 30.5 होगा या नहीं होगा। अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे तो क्या होगा 35.5 होगा या नहीं होगा।
इधर देखो 36 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 35.5 आएगा या नहीं आएगा। 40 में 0.5 प्लस करोगे तो क्या होगा, 40.5। अब ये समझ में आ रहा है आपको। अब जरा टेबल पर आना, अब इसको कंटिन्यूस बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। इसको मैं क्या लिखूं, 30.5 टू 35.5। बोलो कोई डाउट है तो। नेक्स्ट वाले को क्या लिखूं, 35.5 36.5। नेक्स्ट वाले को क्या लिखूं, 40.5 40. तो हो जाता है ना दीदी, भावनाओं में बह जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है ना जब, तो दिमाग काम नहीं चलता है, बस फ्लो में चलते रहते हैं। ये क्या हो जाएगा 40.5 और ये हो जाएगा 45.5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्या होगा 45.5 50.5। कोई डाउट है तो बताओ। इसमें क्या होगा 50.5 और ये होगा 55.5। ये हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या होगा 55.5 और 60.5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा 60.5 और ये होगा 65.5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका 65.5 65.5 और 70. ये क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा 70.5 और 75.5। तो समझ में आ गया कि डिसकंटिन्यूस सीरीज को कंटिन्यूस कैसे किया जाता है। क्या किया जाता है, आप फर्स्ट और सेकंड इंटरवल ले लो। फर्स्ट इंटरवल की क्या लोगे, अपर लिमिट। सेकंड इंटरवल की क्या लोगे, लोअर लिमिट। दोनों का डिफरेंस निकालोगे, फिर क्या करोगे, उसका हाफ। उसका हाफ जो भी आएगा वो हर इंटरवल की लोअर लिमिट से माइनस कर दोगे और हर इंटरवल की अपर लिमिट में ऐड कर दोगे। जैसे आपके पहला इंटरवल बन गया, दूसरा अपने आप ही बनता चला जाएगा, आपने देखा फ्लो अपना भी बनता चला है। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आके सारे कंसेप्ट और सारे एग्जांपल्स टिल 14.2 तक वो आपके खत्म हो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 14.2। 14.1 आपके सिलेबस पे, मतलब उसमें कुछ करने वाला कुछ है नहीं। एक्टिविटी एग्जाम्पल आपके स्कूल में भी आपको नहीं करवाया, करवाइए किसी के स्कूल में नहीं करवाया ना, उसकी कुछ करने वाला नहीं है। तो मेन चैप्टर आपका शुरू होता है 14.2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। 30 स्टूडेंट, तो 30 स्टूडेंट काफी ज्यादा हो, 8-10 की तो बात हो नहीं रही है। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं रो के साथ तो नहीं जाऊँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ जाऊं या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ, ठीक है। अब इसमें देखो एग्जैक्टली वैल्यू गिवन है, इसमें कोई नंबर तो गिवन है नहीं। तो ऑब्वियसली मैं किसके साथ जाऊंगा फिर, हर, यस वेरी गुड, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें क्या क्या लिखूंगा भाई, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है ये लिखूंगा, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है ये लिखूंगा, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है ये लिखूंगा, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है ये लिखूंगा। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। कहने से कुछ इस तरह से टेबल बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लड ग्रुप, और यहाँ क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो जो ब्लड ग्रुप है पहले उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ए, के, बी, ओ, ए, बी। क्लियर हो गया, ठीक है। पहले ए का देख लेते हैं, 1 2 3 4, और कोई 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ए के आगे मैंने लिखा 9, मतलब कि 9 स्टूडेंट ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। अब बात आती है बी की, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 है, ठीक है। तो बी के आगे मैंने क्या लिखा, 6, 6 हो गया। अब बात आती है फिर ओ की। ओ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिखू मैं 12, तो यहाँ आपने बी के आगे क्या लिखा, 12। ओ के आगे लिखा 12। अब बात किसके आती है, ए बी की। ए बी,
1 2 3, बस। तो ये हो गया 3। तो यहाँ आपने लिखा 3। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके? 30। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 ही आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? जब मैं इसका टोटल करूंगा, अरे भाई क्या हो गया? चलो टोटल करो, 30 आ रहा है नहीं आ रहा? जब आप इसका टोटल करोगे आप देख सकते हो ये क्या आएगा आपका, ये फ्रीक्वेंसी आपकी 30 ही आएगी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पूछा है क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये तो हो गया। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप? मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट। कॉमन तो जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा वो क्या है? ओ है। मोस्ट कॉमन में मैं क्या लिखूंगा? ओ। ओ ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन। और रेयरेस्ट में देखो दो है, ये एक ही है, ए बी है। सिर्फ रेयरेस्ट में एक ही है, ए बी। तो रेयरेस्ट में क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो आपका क्या है? रेयरेस्ट। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखो आप लोग बताओ कैसे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क और फाउंड एज फॉलो। पहले क्वेश्चन में समझ में आ रहा है गिवन क्या है? 40 इंजीनियर्स का उनके घर से उनके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस इन किलोमीटर है वो गिवन है, 40 इंजीनियर्स। तो एक बात तो क्लियर, रो डाटा तो खत्म। ठीक है। और उसने क्वेश्चन में कहा, उसने क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा आसान भी कर दिया, खुद ही बता दिया कि यहाँ पर कौन सी प्रेजेंटेशन का यूज करोगे? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मींस मुझे यहाँ पर इंटरवल्स बनाए। क्या बनाना है? इंटरवल। अब देखो आपको थोड़ा हिंट भी दिया गया है कि 5 का क्लास साइज लेके चलो। यानी कि अब पहला क्लास साइज होगा 0 से 5। कितने इंजीनियर्स हैं? कितने, अगर मैं 0 to 5 लेता हूँ, इसमें कहा जा रहा है 5 नॉट इंक्लूडेड, तो यही होगा ना 0 to 5 और 5 to 10, ऐसे ही पढ़ोगे ना आगे। अगर 5 इंक्लूडेड नहीं है तो ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज, ये क्या होगी आपकी? कंटिन्यूअस सीरीज। ये बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट इंटरवल में फिर क्या इंक्लूड है? कितने इंजीनियर्स ऐसे जिनका ऑफिस और घर का जो डिस्टेंस है 0 से लेके 4 किलोमीटर तक की रेंज है। 5 तो खत्म हो गया, 5 तक तो नहीं कह सकता, 0 से 4 तक ही बोलूंगा मैं। ठीक है। तो जब आप इसमें आपने इंटरवल बनाया होगा तो कुछ इस तरह के इंटरवल बनेंगे आपके। कैसे बनते हैं वो तो आपको देखो, 0 तो आपको पहले क्वेश्चन में गिवन, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो क्या है मैक्सिमम। जैसे कि फर्स्ट रो में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 31। सेकंड रो में क्या है? 32। फिर क्या है आपकी? 32 से बड़ी कोई वैल्यू दिखाई दे रही है? नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 32। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 32। और मिनिमम वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे वो क्या दिखाई दे रही है? 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपने देखा, फिर आपने इंटरवल बना दिए, आपको 32 और 2, तो देखो 2 मिनिमम वैल्यू यहाँ कवर हो जाएगी और 32 यहाँ कवर हो जाएगा, 5 की रेंज। ये समझ में आ गया? अब आप वैल्यू देखो, जैसे आपने कहा, जैसे अगर मैं 0 to 5 की बात करूं, इसकी बात करता हूँ 0 to 5, तो 1, 0 to 5 में 1 और कुछ आएगा, 2 3 4 5, दैट्स इट। तो फर्स्ट इंटरवल हो गया हमारा, तो मैं लिखूं 5। ठीक है। 5 to 10 यानी कि 5 से लेके 9 तक, मेक नो मिस्टेक, 5 से लेके 9 तक। चलो 5 to 9 देखते हैं। 5 आएगा 1, 5 से लेके 9 तक 2, के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। 10 से 14 तक, 10 से 14 तक 1 2 3 4, और कोई आएगा 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया आपका? 11। ये भी क्लियर हो गया। एंड देन अब नेक्स्ट क्या है आपका? 15 से लेके 19 तक, 15 to 19, 15 to
19। फर्स्ट रो में कुछ है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया आपका 9। अब जो बचे कुछ है वैसे ही देख लो 20। अब क्या हमारा 15 to 20। 15 to 20 में देखो हमारा नेक्स्ट देखो ये हो गया 0 to 5, ये हो गया 5 to 10, ये हो गया 10 to 15, 15 to 20। अब 20 से 25, 20 से 25 1, यानी कि 25 का मतलब 4। तो 1 हो गया। और कुछ आएगा 1 के अलावा? 1 के अलावा बात खत्म। तो ये हो गया आपका 1। 25 से 30 के बीच में देखो कुछ बचा है? 1 1 और कुछ, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका 1, ये भी हो गया क्लियर। 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में एक तो ये 32 1 और 2, तो यहाँ पर आएगा 2। अब जो टोटल है मेरा वो कितना आना चाहिए? जितने ने आपके क्या इंजीनियर है, इंजीनियर कितना है 40। अब आप चेक करो क्या टोटल हमारा 40 आ रहा है टोटल। 11 कितना होता है? 22, 22 और 5 27, 9 1 10 11 12 13। तो ये आ रहा है हमारा 40। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी। किसी सिटी का ह्यूमिडिटी लेवल, देखो ह्यूमिडिटी लेवल कब देखा, कब होता है? जब बारिश का मौसम हो, मानसून, जुलाई अगस्त वाला जो मौसम है ना, इसमें ह्यूमिडिटी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। रेट ऑफ इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है? ये इन्वर्सली करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगी उतना इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। ये पढ़ा था हमने अच्छे से, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, और वो महीना किसका? 30 डेज का। महीना किसका है? 30 डेज का है। वॉज एज फॉलोज। 98.1 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये सारी दी हुई है, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, फिर आपको दिया गया 84 to 86, 86 to 80। अब इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? फर्स्ट में तो मुझे मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है 86.5। सेकंड में मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है 86.5 से नीचे कुछ और दिखाई दे रहा है 84.9, और कुछ नहीं। तो 84.9 मुझे इंक्लूड करना है, तो वो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं 84 to 86। और मैक्सिमम वैल्यू देखो, एक तो ये है 98.1, 98.1 98.6, और कोई 99.2, 99.2 से तो लास्ट में कहां तक जा सकता हूँ? 98 to 100। भाई 99.2 है ना, अगर 2 का गैप लेते, ठीक है। तो क्या कुछ मैं इस तरह से बनाऊं 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90। समझ में आ गया था? ठीक है। तो अब देखो पहले 84 to 86, 84 to 86, 84 to 86। अब देखो क्या इसमें 86 आएगा? 86 नहीं आएगा। इसमें सिर्फ आपको देखना 84 और 85, 84 और 85 कुछ दिखाई दिया? फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, सेकंड में भी कुछ नहीं है, थर्ड में 84.9, 1, सिर्फ 1 ही आएगी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, गुड आउट। फिर आ गया 86 to 88, 86 to 88, यानी कि 86 और 87। फर्स्ट में कुछ है 1, 86 और 87, सेकंड में नहीं है, थर्ड में देखो नहीं है, तो कितने आएगा यहाँ पे? 2। 2 है 1 है? 1 ही है, राइट, 1 ही है। ये हो गया आपका 1। कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो। अब आपको देखना क्या 88 और 89, 88 और 89। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में तो कुछ नहीं है। 88 और 89, 89.2 नहीं आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये आपका 90 तक है बेसिकली। तो आप यहाँ पर आएगा 88 से लेके 89.9, 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा। 90 से पीछे 1 पॉइंट भी होगा तो आएगा। तो 88 से 89.9 तक आप ऐसे समझो, 88 से लेके 89.9 तक, तो ये आएगा 1, और कुछ और कुछ और कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी 2, 2 ही आएगी, तो मैं लिखूं 2, तो ये आपने लिखा 2। यहाँ पर क्या आएगा 90 से लेके 91.9 तक, ये समझ पा रहे हो? 91.9 तक। तो देखो 90 से लेके ये आएगा 1, 90 से कहां तक है 91.9, तो 91.3 आएगा।
1 और कोई वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 2, ठीक है, और कोई नहीं, तो ये भी कितना हो गया आपका? 2, तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट वैल्यू ले लो, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 92 से लेके 3.9 तक, 92 से 93.9, 92 तो ये आएगी, ठीक है, 93.9, 93.9 तो ये भी आएगा। 1 और 1 2 3 4 5 और कोई 6 7 आएंगी 7 वैल्यूज यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर लिखा 7। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ होगा आपका 94 से लेके 95.9, समझ में आ रहा है? 94 से लेके, फर्स्ट में कुछ है 95.9 ये होगा, और 94 से लेके 1 2 3 तो ये हो गया 1 2 3 और कोई वैल्यू 4 5 6, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन 96 से लेके 97.9, 96 से 97.9 देखो फर्स्ट में कुछ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिखूं 7, तो यहाँ आ गया आपका 7। उसके बाद फिर क्या है आपका 98 से लेके, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी? 98 से लेके 99.9 क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो 98 मतलब जो भी बची अब सारी हो जाएंगी आपकी, 1 2 1 2 और कोई 3, दैट्स इट। कौन सा? हाँ 4, तो कितनी होगी? 4। अब इसका टोटल कितना आना चाहिए? 30, तो टोटल कितना आना है? 30, तो काउंट करो 1 + 1 2 2 + 2 4 4 और 2 6 6 और 6 12 12 और 4 16 और 7 और 7 14, तो 6 और 4 10 आ रहा है 30। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक, भाई सीजन तो ये क्या है, मानसून वाला है, ह्यूमिडिटी वाला है, और मंथ आप क्या कह सकते हो? जून, 30 डेज, ठीक है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा? तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी? 99.2, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी? 84.9, तो इसको माइनस कर दो, तो 99.2 और 84.9, 12 में से 9 का क्या हो जाएगा? 3, और 8 में से 4 का क्या हो जाएगा? 4, 14.3 होगी रेंज, तो रेंज कितनी हो जाएगी आपकी? 14.3। व्हाट विल बी योर रेंज? 14.3। समझना है कैसे निकाला? हाईएस्ट माइनस, क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कितने स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है आपको? 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट नाम सुन के रो तो कैंसिल, इवन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैंसिल, बचा क्या? ग्रुप फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे बोला भी क्या, समझदार लोग हैं, खुद ही बता रहे हैं आप, ठीक है। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, ये आपको हाइट दी, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो फर्स्ट रो में क्या दिखाई दे रही है? 150। सेकंड रो में सबसे छोटी वैल्यू 150 से नीचे कोई वैल्यू दिख रही है आपको? 150 से नीचे, 150 से नीचे कोई वैल्यू है? और आई डोंट थिंक सो। ये हो गया सबसे बड़ी वैल्यू, देखो फर्स्ट रो में क्या है? 168। सेकंड रो में क्या है? 172। 172 से ऊपर कोई वैल्यू थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो, नहीं, 173। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो है 150 है और मैक्सिमम 173। तो ग्रुपिंग आपको ऐसे करनी कि 150 उसमें इंक्लूड हो जाए और 173 आपका इंक्लूड हो जाए। तो देखो ये ठीक है, इसमें आपका 150 इंक्लूड हो गया और इसमें आपका 173 इंक्लूड हो गया लास्ट वाले में, कोई डाउट? ठीक है। और 150 से 154 का 154 ही होगा फर्स्ट में,
150 से 154, तो 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई और वैल्यू 5 6 7 8 9 10, और कोई वैल्यू देखो। हाँ ये आगे 11 और 1 12, तो लिखो मैं 12, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब 155 से 159, 155 से 159, फर्स्ट में देखो कोई है 155 से 159, फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है। 155 से 159, 1 2 3 4 4 5 और 6 7 8, ठीक है। वो बाद में देख लेंगे, कुछ रह गया होगा, तो पर इतना समझ में आ गया। रेड डॉट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको 8 कर लेते हैं, टोटल में हमें समझ में आ ही जाएगा, कुछ रह गया होगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 160 से 164 तक, 160 से 164 ये आएगा 1 2 3 4 5, तीसरों में 5 6 7 8, और देखो कोई 9 10 11 12 12 12 13 14 14, ये भी हो गया। क्योंकि लास्ट में अगर कोई टिक रह जाएगा, कोई वैल्यू रह जाएगी तो अनकट होगी, तो हमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। फिर है आपका 165 से 169, 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 8 9 10, 10 आएगा, तो मैं लिखूं यहाँ पे 10। अब 170 से 174, 170 से 174, 170 से 174, फर्स्ट में तो कुछ है नहीं आई थिंक। 1 2 3 4 5 5 आ गया। अब देखो एक यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, और वो वैल्यू क्या है आपकी 158, तो 158 किस में जाएगी हमारी, इसमें जाएगा, तो 8 की जगह क्या लिखूं, 8 की जगह क्या लिखूं 9, हो गया क्लियर, ठीक है। और कोई वैल्यू है जो नहीं कवर हुई है हमारी, सारी होगी कवर, सब में कट लग चुका है, ठीक है, सारी कैंसिल हो चुकी है। अब टोटल करना जरा कितना आएगा, 12 और 10 कितना होता है 22, 14 और 5 19 और 9, 9 और 9 18 और 2 20 50, तो 50 है क्वेश्चन में, ठीक है, हो गया क्लियर। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। देखो टोटल 50 है, 50 से देखो यहाँ तक 25, ये कितनी हाइट है, ये टोटल करो, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 14 कितना हो गया 35, तो 50% से ज्यादा जो हाइट है, 50% से ज्यादा जो हाइट है वो 165 से कम है। कंक्लूड कर सकता हूं मैं, कंक्लूजन कैसे क्या रहता है, तो क्या व्हाट कैन आई से नाउ, मोर देन 50%, more than 50% of students height is less than 165 centimeter, 165 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 5।